हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 6 ऑफ लर्निंग रिएक्ट जेएस। तो अब तक हम लोग ने 5 वीडियोस रिकॉर्ड कर ली हैं और सारी चीज़ों का अब तक बहुत बेहतरीन फ्लो चल रहा है, क्योंकि अब तक हम लोग ने सारी चीज़ें बहुत ही बेस से लेके धीमे धीमे एक एक लेवल अप जा रहे हैं हम लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो कंपोनेंट्स जो पिछली वीडियो में हम लोग ने बनाए थे उसको स्टाइल कैसे करें। क्योंकि जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने चीज़ें देखी थी वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर था, जैसे एचटीएमएल का स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल वैसा ही एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था कंपोनेंट्स की मदद से। इस वीडियो में हम लोग स्टाइलिंग की बात करने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। ये सारे टॉपिक्स हैं जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि कैसे इनलाइन सीएसएस अप्लाई करें, एक्सटर्नल को कैसे यूज़ करें, कुछ मॉड्यूल्स करके चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं, किसके क्या फ़ायदे हैं, वो सारी चीज़ें भी लास्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, ये अब हम लोग का पुराना पिछली बार जो पिछली वीडियो में हम लोग का कोड बेस था वही सेम कोड बेस हम लोग यहाँ फॉलो कर रहे हैं। तो इस पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस अपने पुराने कोड बेस के ऐप को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो अब बात आती है वापस से स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि अब देखिए HTML में तो बहुत ईजी था, ये गो लाइव पे हम लोग क्लिक कर देते थे, अपना काम हो जाता था। बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें हम लोग करने के लिए हम लोग को वापस टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। तो टर्मिनल ओपन करेंगे और टर्मिनल में मैं एक सिंपल सी कमांड रन करने वाला हूँ, npm रन dev। मतलब जब जब मैं अपना प्रोजेक्ट वापस से ओपन करूँगा मुझे ये कमांड रन करनी पड़ेगी, ताकि मेरा जो कोड था या जो मेरा रिएक्ट ऐप है वो वापस सेटअप हो पाए। तो मैं npm रन dev करूँगा और एंटर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं एंटर क्लिक कर दूंगा ये अपना लाइव सर्वर पे स्टार्ट कर देगा। देखो वैसे ही वापस से कल जैसा यूआरएल आ रहा है, जैसा हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि लोकल होस्ट 5173। तो मैं सिंपल इसको अपने ब्राउज़र पे लोकल होस्ट 5173 को मैं ओपन कर लेता हूँ। लोकल होस्ट 3000 नहीं, लोकल होस्ट 5173। ठीक है, जैसे मैं एंटर करता हूँ अपनी जो पुरानी एप्लीकेशन थी वो वापस स्टार्ट हो चुकी है। हम लोगों ने यही दो चीज़ को बनाया था, एक हेडर बना रखा था और एक कार्ड कंपोनेंट बना रखा था। दिखने में अभी ये बहुत ही बेकार लग रहा है क्योंकि एक सिर्फ स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं हम लोग स्टाइलिंग की। टर्मिनल को मैं हाइड करता हूँ। तो अपना सबसे पहला मेथड जो कि है इनलाइन सीएसएस, तो जैसे हम लोग नॉर्मल एचटीएमएल में यूज़ करते थे बिल्कुल उसी तरीका का एक मेथड है इसमें भी है, जिसमें लोग इनलाइन स्टाइलिंग दे सकते हैं। अब कैसे देंगे, देखो सिंटेक्स वाइज अगर मैं बात करूँ तो एग्जैक्टली सेम है जैसा हम लोग ने एचटीएमएल में यूज़ करते थे। कैसे करते थे, मान लो मैंने हेडर डॉट जेएसएक्स में आ गया, मैं इसको स्टाइल देना चाहता हूँ। तो जैसे हम लोग HTML में देते थे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। बट थोड़ा सा चेंजेस है, देखो यहाँ यहाँ ये बाय डिफ़ॉल्ट कर्ली ब्रैकेट्स ले रहा है। ठीक है, मतलब स्टाइल का जब भी मैं यूज़ करूँगा यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स अपने आप आ जाएंगे। रिएक्ट में आप ये कर्ली ब्रैकेट्स बहुत जगह देखने वाले हैं, इसलिए इससे घबराने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब स्टाइल में कर्ली ब्रैकेट्स लगा रहा है, मतलब वो कह रहा है कि इसके अंदर मैं जो भी स्टाइलिंग दूंगा वो स्टाइलिंग वो अप्लाई कर देगा। बट एक और कंडीशन है इसके साथ। कंडीशन क्या है, देखो हम लोग नोट्स पढ़ते हैं कि पहले तो इसमें एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को एक्सपेक्ट करता है ये, मतलब कि इसके अंदर एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अब देखो ऑब्जेक्ट मुझे पता है ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट भी एक कर्ली ब्रैकेट से बनता है। तो बेसिकली इसके अंदर दो कर्ली ब्रैकेट्स लगेंगे। एक जो कर्ली ब्रैकेट्स रहेगा वो तो स्टाइल एट्रीब्यूट का रहेगा, और स्टाइल एट्रीब्यूट अपने अंदर एक ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करता है, इसीलिए मैं एक उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट वाले ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है कि स्टाइल क्या एक्सेप्ट करता है, एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है, इसलिए मैंने एक ऑब्जेक्ट वाले ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है, अब क्या करें, अब सिंपल सा जो जो प्रॉपर्टीज हम लोग ने सीएसएस में पढ़ी थी वही सेम प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे, बट एक थोड़े से चेंजेस के साथ। कैसा चेंज, उस पर अगर हम लोग बात करें तो देखो वो सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। कीज कैमल केस में होती है, मतलब अगर बैकग्राउंड कलर है, जैसे पहले हम लोग ऐसे लिखते थे बैकग्राउंड डैश कलर, बट अगर मैं उसे रिएक्ट में यूज़ करना है तो मैं ये डैश नहीं लगाऊंगा, मैं इसको कैमल केस में कन्वर्ट कर दूंगा बैकग्राउंड कलर में। मतलब बीच में से डैश हट गया और जो भी हम लोग का सेकेंड वर्ड था उसका पहला लेटर कैपिटल हो गया। बस इतना सा ही चेंज आया है नॉर्मल HTML CSS में और अपने रिएक्ट के CSS में। ठीक है, अब क्या करें, वैल्यूज स्ट्रिंग में लिखनी होती है, मतलब जो भी मैं देना चाहूँ 10 पिक्सल 12 पिक्सल या ये जो मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया है
एक बैकग्राउंड कलर ब्लू यूज़ कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं हम लोग डबल कोट्स में देंगे या स्ट्रिंग के फॉर्मेट में देंगे। तो देखो इसमें मैं क्या करना चाहूँगा, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें पहले लेफ्ट साइड में आ जाए, मतलब सब चीज़ एक लाइन में अलाइन हो जाए। तो मैं जानता हूँ कि मैं पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स दे सकता हूँ, तो मैं डिस्प्ले लिखूंगा कोलन, और जो भी वैल्यूज होगी वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, अभी हम लोगों ने देखा स्ट्रिंग फॉर्मेट में होनी चाहिए, इसीलिए मैंने सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का यूज कर सकते हैं, और मैंने डिस्प्ले की वैल्यू दे दी डिस्प्ले फ्लेक्स। अब आउटपुट देखते हैं इसका क्या होगा। तो अब आउटपुट देख रहे हैं हम लोग, तो देखो ये सारी चीजें एक के बाद एक आ रही है, मतलब ये फ्लेक्स प्रॉपर्टी हम लोग की बहुत ही अच्छे से काम कर रही हैं। फ्लेक्स के साथ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ऑब्जेक्ट में और अगर मुझे वैल्यूज देनी है, की एंड वैल्यूज पास करना है, तो मैं कैसे पास करता था, मैं एक सिंपल सा कॉमा लगाता था, और कॉमा लगाने के बाद मैं और जो भी वैल्यूज को सेव करवाना चाहता था वो करता था। सेम एग्जैक्टली वही चीज़ मैं यहाँ भी करूँगा। मैं कहता हूँ अलाइन आइटम्स। अब देखो अलाइन आइटम्स में बीच में डैश होता था, बट यहाँ मैं उसको कैमल केस में लिखूंगा कि अलाइन का पहला जो लेटर होगा वो स्मॉल होगा, बट आइटम्स का पहला लेटर कैपिटल में होने वाला है। ठीक है, अलाइन आइटम्स वैल्यूज हम लोग जानते हैं अब हमेशा होने वाली है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो मैंने स्ट्रिंग्स का यूज़ किया, और मैं कह देता हूँ सेंटर। अब अगर हम लोग आउटपुट देखें तो देखो ये एकदम अलाइन हो चुका है वाई एक्सिस पे। और दूसरी हम लोग की प्रॉपर्टी होती थी जस्टिफाई कंटेंट, तो जस्टिफाई कंटेंट सेम कैमल केस में, और इसमें मैं कह देता हूँ स्पेस बिटवीन। तो देखो बस इस तीन प्रॉपर्टी से हम लोग का हेडर का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि इनलाइन सीएसएस में क्या है, कि इनलाइन सीएसएस में एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है, और उस ऑब्जेक्ट्स के अंदर मैं सारी चीज़ें कैमल केस में लिखूंगा, और जो भी वैल्यूज पास करनी होगी वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखनी होगी। बस सिंपल सा इतना ही काम करना होता है। पहला जो हम लोग का टॉपिक था इनलाइन सीएसएस, इतना आसान था ये करना। बट ये टॉपिक मैं अब यहाँ ख़त्म नहीं करना चाहूँगा, मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ें और भी एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूँगा। अब देखो यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट जो बनाया वो स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर ही बना दिया, तो यहाँ थोड़ा सा जो बिगिनर्स हैं उन लोग को हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये कोड थोड़ा मेसी हो सकता है, क्योंकि मैं HTML और CSS दोनों एक साथ लिख रहा हूँ, तो कोड बेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बहुत सारे कोड्स एक ही साथ लिखे होंगे, तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं एक और काम कर सकता हूँ। मैं काम क्या करूँगा, देखो इस डिव को मैं पहले टारगेट करता हूँ कि इसके जो एंकर टैग्स हैं मैं चाहता हूँ इसके बीच में भी थोड़ी स्पेसिंग आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसके पेरेंट को मैं कहता हूँ स्टाइल्स देता मैं। ठीक है, स्टाइल देता बिल्कुल। पहले ब्रैकेट्स तो JSX के ब्रैकेट लग गए, क्योंकि इसके अंदर तो आने ही आने वाला है। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करता है, तो अब डायरेक्टली ऑब्जेक्ट यहां बनाने से बेहतर मैं क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट में नीचे क्रिएट कर लूंगा, नीचे ऊपर जहां चाहूं वहां क्रिएट कर सकता हूं। मैंने क्रिएट कर दिया लेट स्टाइल डिव, कुछ भी नाम दे सकते हैं क्योंकि ये तो एक वेरिएबल है, स्टाइल डिव नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया, और इसका जो डेटा टाइप होगा वो होगा एक ऑब्जेक्ट। तो मतलब आप समझ पा रहे हैं मैं किस वे में लेके जा रहा हूँ चीज़ों को, कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट नीचे क्रिएट कर लूँ तो मुझे सिर्फ यहाँ उस ऑब्जेक्ट का नाम देना पड़ेगा। मैं यहाँ कह देता हूँ स्टाइल डिव। मतलब अब देखो बहुत ही वापस से चीज़ों को समझते हैं कि स्टाइल एट्रीब्यूट को क्या चाहिए था, एक ऑब्जेक्ट चाहिए था। ठीक है, पहले तो JSX वाले ब्रैकेट लगते थे, देखो लगे हुए हैं उसके अंदर, उस JSX वाले ब्रैकेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता था जो हम लोगों ने यहाँ बनाया था। बट सेकंड केस में मैं क्या कर रहा हूँ कि वो एक ऑब्जेक्ट को यहाँ क्रिएट करने की बजाय मैं उसको एक वेरिएबल में स्टोर करके नीचे क्रिएट कर रहा हूँ। अब इस वेरिएबल का रेफरेंस मैंने यहाँ पास कर दिया, तो अब जो जो स्टाइल्स मैं यहाँ इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में लिखूंगा वो स्टाइल्स यहाँ ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगी। जैसे देखते हैं हम लोग, डिस्प्ले फ्लेक्स दे देता हूँ मैं इसको वापस, डिस्प्ले फ्लेक्स, और गैप प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ, गैप स्ट्रिंग्स के अंदर 20 पिक्सल। अब देखो मैंने इस ऑब्जेक्ट में यहाँ स्टाइल्स दिया, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मैंने इस डिव में पास कर दिया। अब अगर मैं आउटपुट देखूं तो देखो ये प्रॉपरली एकदम काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि दोनों तरीके सेम थे, ये भी इनलाइन CSS ही है, बस हम लोग ने इसको थोड़ा सा अलग अलग कर दिया ताकि चीज़ें ज़्यादा और रीडेबल हो जाए। अब देखा जाए तो रीडेबल ये भी चीज़ थी, बट जब जैसे ही आपका कोड बेस बड़ा होता जाएगा हो सकता है आपको चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो उस केस में आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। बट इसकी भी एक लिमिटेशन है कि अगर आप एक इनलाइन CSS का यूज़ करते हैं तो आपको मीडिया क्वेरीज यूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए अगर आप छोटा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इनलाइन CSS आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है,
बट अगर एक बहुत ही अच्छा खासा बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके लिए हम लोग के पास अभी और कई सारे तरीके बाकी हैं, जैसे एक्सटर्नल फाइल है, CSS मॉड्यूल्स हैं, और अपनी लास्ट में टेलविंड CSS है। वो तरीके भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका मुझे लगता है बहुत हद तक ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे स्टाइल अप्लाई करते हैं इनलाइन CSS की मदद से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल CSS की। देखो, एक्सटर्नल CSS बहुत ईजी है। एक्सटर्नल CSS जैसे हम लोग HTML में यूज़ करते थे, वैसे ही करना है। मतलब एक CSS की अलग से फाइल बनेगी और उसको मैं लिंक कर दूंगा और मैं चीज़ों को अप्लाई करता चलूंगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन है वो तो। अब वो कैसे करें, बट देखो, अब अगर अपना कोड बेस देखें तो देखो, दो CSS फाइल पहले से बनी हुई है, app.css और index.css। ठीक है, देखो index.css में बहुत सारा कोड पहले से लिखा भी हुआ है। तो अब उसको हम लोग चेक कैसे करें? main.jsx में आते हैं। देखो, हम लोग की इंडेक्स वाली फाइल यहाँ लिंक्ड थी, बट हम लोगों ने उसको कमेंट आउट कर दिया था। अब अगर मैं इसको अनकमेंट करूं, अब अगर मैं आउटपुट देखूं, तो देखो अब चीज़ें वापस से वो सारी स्टाइल्स अप्लाई हो चुकी हैं। मतलब यहाँ हो क्या रहा है, पहले एक चीज़ समझो। index.css ये लिंक्ड है main.jsx में। main.jsx में लिंक्ड है, इसका मतलब ये यूनिवर्सल CSS फाइल है। मतलब पूरे प्रोजेक्ट में जहां भी आपको चेंज करना है, ऐसी कोई भी चेंजेस जो यूनिवर्सल हो, जैसे फॉन्ट फैमिली सेट करना, बैकग्राउंड सेट करना पूरे पेज का, वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर काफ़ी इजीली कर सकता हूँ। तो ऐसी स्टाइलिंग्स को मैं इसके अंदर यूज़ कर लूँगा। उसके अलावा जो भी स्टाइलिंग है, मैं चाहूँ तो इसके अंदर लिख सकता हूँ। बट एक प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? अगर मैं कार्ड का कोड, हेडर का कोड, वो सारा कोड मैं अगर index.css में ही लिख रहा हूँ, अब वेबसाइट में तो बहुत सारे पेजेस होते हैं। अगर उन बहुत सारे पेजेस का कोड सिर्फ एक ही फाइल में आके बैठ जाएगा, तो वो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसलिए हम लोग हर एक कंपोनेंट के लिए एक अलग अलग फाइल्स क्रिएट करते हैं। देखो, मैं इन सारी चीज़ों को हटाता हूँ, पहले बेसिक चीज़ रखता हूँ खाली, कि फॉन्ट फैमिली सेट हो रही है, क्योंकि index.css में हम लोग को क्या पता है, बहुत ही बेसिक चीज़ जो कि हम लोग का एक बेस होता है वेबसाइट का, वो हम लोग सेट करते हैं। जैसे फॉन्ट फैमिली क्या होगी, फॉन्ट वेट क्या हुआ, कलर्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ों को हम लोग इसमें सेट करते हैं। अब देखें तो देखो, बहुत सारी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग डिज़ाइन करते हैं अपने कार्ड को, बट नॉर्मल तरीके से नहीं। एक हम लोग ने हेडर डिज़ाइन किया इनलाइन CSS की मदद से। अब हम लोग उस कार्ड को डिज़ाइन करते हैं एक्सटर्नल CSS की मदद से। ठीक है, चलो अब एक SRC के अंदर मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम रख देता हूँ स्टाइल्स। स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक, इसको फटाक से चेंज करते हैं। ठीक है, स्टाइल्स सही हो जाओ। ठीक है, चलो अब नाम भी हम लोगों ने सही कर लिया। अब मैं स्टाइल क्रिएट करना चाहता हूँ कार्ड्स वाले कंपोनेंट के लिए। तो मैं फाइल पे क्रिएट करूंगा और एक कार्ड डॉट CSS नाम की एक फाइल क्रिएट कर लूंगा। बहुत सिंपल। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कार्ड्स डॉट CSS नाम की मैंने एक CSS फाइल क्रिएट कर ली है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना होगा? अब इस CSS को मुझे जहां भी अप्लाई करना है, बस उस कंपोनेंट या उस फाइल में उस चीज़ को मैं लिंक कर दूंगा। अब लिंक कैसे करें? देखो, कार्ड में मुझे अप्लाई करना है, यहां मैं ऊपर आऊंगा, मैं कहूंगा इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, जो भी आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। और मैं दूंगा अपने फाइल का पाथ। अब फाइल का पाथ कैसे समझे? देखो, फिलहाल मैं कौन से फाइल में हूँ? मैं cards.jsx में हूँ। ठीक है, वो कौन से फोल्डर में? कंपोनेंट्स नाम के फोल्डर में। तो अब देखो, एक बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं डॉट स्लैश लगाऊं, तो डॉट स्लैश लगाने से जिस भी फोल्डर में अभी मैं फिलहाल हूं, उस फोल्डर की फाइल्स के नाम आ जाएंगे। जैसे कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में हूं, तो डॉट स्लैश लगाने के बाद देखो हेडर आ रहा है, क्योंकि मैं इस कंपोनेंट वाले फोल्डर में हूं। ठीक है, बट मुझे जाना कहाँ है? मुझे कार्ड में जाना है, जो कि एक अलग फोल्डर है। मतलब अब पाथ क्या होगा, कि मैं पहले इसको कहूंगा कि सबसे पहले तो अपने कंपोनेंट्स वाले फोल्डर से बाहर आओ, और बाहर आने के बाद स्टाइल्स वाले फोल्डर में जाओ। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? बाहर आना। तो वो बाहर कैसे आए? डॉट स्लैश लगाने से जिस फोल्डर में हम लोग की फाइल थी वो आ रहा था। अब बाहर आने के लिए मुझे 2 बार डॉट लगाना पड़ेगा और स्लैश लगाना पड़ेगा। अब देखो, जैसे ही 2 बार मैंने डॉट लगाया और स्लैश लगाया, तो देखो फाइल्स के नाम क्या क्या आ रहे हैं? ऐप, एसेट, कंपोनेंट्स, मेन और स्टाइल्स। इसका मतलब क्या हो रहा है? मैं इस कंपोनेंट वाले फोल्डर से बाहर आके SRC वाले फोल्डर में मैं आ चुका हूँ। SRC वाला फोल्डर अपना मेन था, तो उसके अंदर मैं आ चुका हूँ। अब SRC मुझे जाना किसके अंदर है? स्टाइल्स के अंदर जाना है। ठीक है, अब स्टाइल्स के भी अंदर कौन सी फाइल पे? देखो, मैंने card.css नाम से बनाई थी, तो मैं सिंपल सा यहां लिख दूंगा card.css।
CSS, जैसा फाइल का नाम लिखा था बिल्कुल उसी तरह यहाँ लिखना, वरना ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इतना पार्ट अगर आपने समझ लिया और लिख दिया, आपका काम हो चुका है। कैसे, प्रूफ क्या है, देखो अप्लाई करते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल HTML और CSS में क्लासेस डिक्लेयर करते थे, आईडी को डिक्लेयर कर रहे हैं और चीज़ों को डायरेक्टली टारगेट करके हम लोग स्टाइलिंग दे रहे थे, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी करेंगे। जैसे मैं इसको एक क्लास देता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि क्लास नहीं होता, इसके अंदर होता है क्लास नेम। ठीक है, मैंने एक क्लास नेम दे दिया कार्ड नाम से। ठीक है, एक क्लास नेम दे दिया कार्ड नाम का। अब मैं करूँगा क्या, अपनी CSS फाइल में आऊँगा, डॉट कार्ड्स लिखूंगा क्योंकि क्लासेस को हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं, और इसके अंदर जैसी CSS हम लोग अपने नॉर्मल CSS में लिखते थे, मतलब बीच में डैश लगा के, वो सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम इसके अंदर रहने वाली है। मैं कह देता हूँ बैकग्राउंड कलर, मैं कह देता हूँ वाइट कर दो इसका। अब अगर मैं आउटपुट देखूँ तो देखो इसका बैकग्राउंड कलर वाइट हो भी गया है। और भी बहुत कुछ चीज़ें देता हूँ मैं कह देता हूँ कलर जो है इसका वो ब्लैक कर देना। देखो, तो अब कलर ब्लैक किया तो टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक हो चुका है। और भी बहुत सारी चीज़ें देता हूँ, जैसे विथ 200 पिक्सल और बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। अब अगर मैं आउटपुट देखूँ तो काफ़ी अच्छा तो नहीं लगेगा, बट एक डिसेंट सी डिज़ाइन बनती हुई दिख रही है। मैं इसको कुछ पैडिंग दे देता हूँ कि पैडिंग ले लो 20 पिक्सल की। देखो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है ये फिलहाल, इतना कुछ खास नहीं, बट फिर भी डिज़ाइन होते हुए दिख रही है। हम लोग का मेन मुद्दा है डिज़ाइन होते हुए दिखना, तो डिज़ाइन हम लोग की काफ़ी क्लियरली हो रही है। इसका मतलब एक्सटर्नल CSS अपनी हेडर वाली फाइल में लिंक्ड हो चुकी है, सॉरी हेडर वाली नहीं, कार्ड्स वाली में। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन है, अपनी जो एक्सटर्नल CSS थी, जो card.css नाम से थी, वो अपने card.jsx में लिंक हो चुकी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम लोगों ने दो तरीके देख लिए जो काफ़ी इजी तरीके थे CSS को अप्लाई करने के। ठीक है, तो इनलाइन और एक्सटर्नल CSS, बहुत बेहतरीन। अब जो तीसरा तरीका है वो है CSS मॉड्यूल। अब ये थोड़ा नया तरीका है, तो इसके हम लोग नोट्स की तरफ जाते हैं सबसे पहले कि ये है क्या। देखो, ये नॉर्मल CSS का अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें क्लासेस लोकल हो जाती हैं। मतलब अब समझाते हैं, बहुत ही ईजी वे में चीज़ों को लेके जाएंगे। अब देखो, हो सकता है अपना प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। अब जब प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो हो सकता है अपने जो क्लासेस के जो नेम हम लोग ने दे रखे हैं वो क्लैश करने लग जाए। एक जगह मैंने सेम क्लास नेम किसी और चीज़ को दे रखा है, और जब वो दोनों सेम क्लासेस रहेंगी तो हो सकता है वहाँ क्लैश होगी, हो सकता है कि क्लैश होना ही होना है। उस चीज़ से बचने के लिए CSS मॉड्यूल्स काम में आते हैं। अब CSS मॉड्यूल क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, वो चीज़ें समझते हैं। देखो, काम इसमें भी बड़ा आसान है। थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करूंगा। नॉर्मल CSS के लिए मैंने स्टाइल्स का फोल्डर बनाया था, मॉड्यूल्स वाले के लिए मैं एक मॉड्यूल्स वाला फोल्डर बना देता हूँ, ये मॉड्यूल्स। ठीक है, मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर बना दिया, बहुत बेहतरीन। अब तक मैं कुछ ऐसा रॉकेट साइंस तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, जिस चीज़ के लिए यूज़ करना है उस नाम से मैं फोल्डर बना दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता क्या हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि चलो मान लो एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ बटन नाम का। एक और कंपोनेंट बनाता हूँ, मतलब एक बटन नाम की फाइल बना देता हूँ, button.jsx, और इसमें मैं RFC कर देता हूँ क्योंकि ये बटन होने वाला है। और यहाँ मैं div से हटा के इसमें बटन बना देता हूँ कि मैं कहता हूँ क्लिक मी। ठीक है, अब इसका आउटपुट तो हम लोग को कहीं भी शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसका कहीं भी होम पेज पे यूज़ ही नहीं किया है। तो मैं app.jsx में आता हूँ और कार्ड्स के जस्ट नीचे यहाँ बटन वाले कंपोनेंट को कॉल कर लेता हूँ। देखो जैसे बटन लिख रहा हूँ टैग्स के फॉर्मेट में, यहाँ मुझे सजेशन पहले ही मिल रहा है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ऊपर देखो इंपोर्ट भी हो चुका है और स्लैश लगा के बंद कर दिया। ठीक है, अब आउटपुट दिखना चाहिए, देखो बिल्कुल यहाँ आउटपुट दिख रहा है नीचे हम लोग को। ठीक है, बहुत बेहतरीन चीज़ चल रही है फिलहाल। अब मैं एक मॉड्यूल क्रिएट करने वाला हूँ अपने बटन वाले कंपोनेंट के लिए। कैसे क्रिएट करते हैं, देखो नोट्स को रिफर करते हैं पहले हम लोग। सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करो एक बटन नाम से, या बटन नाम देना चाहो वो नाम दे दो, या जिस भी चीज़ के लिए बना रहे हो उस चीज़ का नाम दे दो। हम लोग बटन के लिए बना रहे हैं तो मैं मॉड्यूल के अंदर एक फाइल बनाता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई एक बटन के लिए मॉड्यूल बनाना है, तो इसके लिए बटन डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। ठीक है, नॉर्मल डॉट CSS की जगह डॉट मॉड्यूल CSS आना चाहिए। ठीक है, पहला स्टेप तो हो गया हम लोग का, बहुत ठीक है। सेकंड क्या करना है कि इंपोर्ट एज स्टाइल डॉट क्लास नेम। सबसे पहले मुझे उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। चलो, कहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये फाइल कहाँ लिंक होगी, ये फाइल जाहिर सी बात है हम लोग की लिंक होने वाली बटन में, क्योंकि उसमें बटन का स्टाइलिंग है।
तो मैं अपने बटन में आता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ। अब देखो छोटा सा चेंज है, जो हम लोग ने कार्ड डॉट जेएसएक्स में देखा था, हम लोगों ने डायरेक्टली पाथ दे दिया था, उसके अलावा कोई भी चीज़ों को नहीं यूज़ किया था, ना इंपोर्ट फ्रॉम जैसा कुछ ऐसा कोई सिंटैक्स लिखा था या कुछ भी नहीं लिखा था। बट इसमें हम लोग उस चीज़ों को लाएंगे और मान लो एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। जैसे मैं पहले पाथ देता हूँ, इंपोर्ट डबल से सिंगल कोट्स लगा लिया, डॉट स्लैश से हम लोग उस कंपोनेंट की या उस फोल्डर के अंदर की बात करेंगे, बट मैं कहता हूँ मुझे इस फोल्डर से बाहर आना है, तो मैंने डबल डॉट स्लैश लगाया, मॉड्यूल्स वाले फोल्डर में आ गया, और स्लैश जो भी अपना फाइल का नाम था वो पूरा का पूरा फाइल का नाम मैं लिख दूंगा, जैसे बटन डॉट मॉड्यूल्स डॉट सी एस एस। ठीक है, इतना पार्ट मैंने कर लिया। अब क्या करना था, उसको इंपोर्ट करना है किसी एक वेरिएबल के अंदर। देखो अब बहुत ध्यान से देखना ये चीज़ को, कि मेरा मॉड्यूल्स वाली फाइल कहाँ गई, ये बटन फाइल है। इसके आगे मैं कहता हूँ कि इसको इंपोर्ट कर लेना और एक स्टाइल्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लेना। जैसे इसको इंपोर्ट करवाना और कहाँ स्टोर कर देना, स्टाइल्स के अंदर। अब वो बेसिकली स्टाइल्स हम लोग को यही चीज़ ला के देगा। ये जो हम लोग का रिएक्ट है उसका बिल्ट इन फीचर है कि सी एस एस में कुछ मॉड्यूल सी एस एस भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये रिएक्ट की फंक्शनैलिटी है, इसलिए हम लोग को इसको इस तरह से इंपोर्ट करवाना होगा। ठीक है, ठीक है भैया, इतनी चीज़ तो समझ में आ गई, बट अब इसको यूज़ कैसे करना है? यूज़ करना भी बहुत ईजी है। देखो यूज़ कैसे करना है, सिंपल सा मैं क्लास नेम दूंगा और उसके अंदर स्टाइल्स डॉट बी टी एन लिख दूंगा। अब ये बी टी एन है क्या, देखो सबसे पहले मुझे इस बटन पे स्टाइल अप्लाई करनी है। ठीक है, करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी एस एस मॉड्यूल में मैं कोई भी क्लास बना लेता हूँ, मैं कह देता हूँ बी टी एन कलर। ठीक है, मैंने इस नाम की एक क्लास बना दी, या बी टी एन स्टाइल कह देता हूँ, डॉट बी टी एन स्टाइल, क्योंकि इससे चीज़ें थोड़ी ज़्यादा लॉजिकल सेंस करेंगी, नाम थोड़ा लॉजिकल सेंस करेगा। ठीक है, चलो बी टी एन स्टाइल नाम का बना दिया। मैं कहता हूँ इसको बैकग्राउंड कलर जो है वो दे देना ग्रीन, और इसको जो टेक्स्ट कलर है, जो हम लोग की नॉर्मल कलर प्रॉपर्टी होती है, उसको दे देना वाइट। और हम लोग कह सकते हैं पैडिंग दे देना, पैडिंग हम लोग कह देंगे टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस भी दे देना 10 पिक्सल का। ठीक है, अब अगर मैं आउटपुट देखूं तो आउटपुट तो अभी भी कुछ नहीं होना है। देखो ये एरर भी शो कर रहा है, क्यों शो कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर से अब तक हम लोगों ने कोई भी चीज़ों को इंपोर्ट नहीं करवाया है। बट अब हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं। कैसे इंपोर्ट करवाएंगे, देखो अब मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ कि इस क्लास नेम, क्योंकि मैंने वहाँ क्लास बनाई थी, और इसके सिंगल कोट्स हटा के मैं कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा। क्यों, क्योंकि वहाँ से मुझे एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में चीज़ें मिलने वाली हैं। मैं कहता हूँ स्टाइल्स में मुझे एक बटन स्टाइल नाम का क्लास नेम मिलेगी, क्योंकि देखो यहाँ सेम चीज़ थी, बटन स्टाइल नाम का मैंने बनाया था यहाँ क्लास नेम, तो उसी चीज़ का मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। अब हम लोग ने यहाँ अप्लाई कर दिया है, देखते हैं हम लोग का आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ अभी फिलहाल कुछ एरर दिख रहा है हम लोग को, कि देखते हैं कि फेल टू रिजॉल्व इम्पोर्ट मॉड्यूल्स डॉट बटन डॉट मॉड्यूल्स डॉट सी एस एस फ्रॉम ये, डज द फाइल एग्जिस्ट। तो देखो अब ये बात कर रहा है कि फाइल एग्जिस्ट करती भी या नहीं करती है। तो देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोसेस का। हो सकता है बहुत बार एरर्स आएंगी, तो हम लोग को डिबग करना भी आना चाहिए। चलो देखते हैं कैसे डिबग करते हैं। तो अगर मैं अपने कोड में देखूं, देखो यहाँ मैंने एक फाइल बना रखी है बटन डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, और इम्पोर्ट भी मैं कर रहा हूँ। अच्छा देखो इसके अंदर हम लोगों ने एस लगा रखा है। अब जो रिएक्ट है वो मॉड्यूल जैसी चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करता है, वो सिर्फ मॉड्यूल डॉट सी एस एस को जानता है, तो एस नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ मॉड्यूल लगेगा। अब अगर हम लोग का आउटपुट देखें तो अब देखो हम लोग का प्रॉपरली काम कर रहा है। इसका मतलब जो हम लोग ने बटन मॉड्यूल का यूज़ करके बनाया था वो भी अब बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो हम लोग का जो तीसरा मेथड था, जो कि था हम लोग का सी एस एस मॉड्यूल्स, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तो अब लास्ट तरीका और फाइनल तरीका, जो सबसे बेस्ट तरीका मैं कहूँगा, जिसका नाम है टेलविंड सीएसएस। टेलविंड सीएसएस को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, यही अपने आप में एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। तो चलो बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले कि टेलविंड सीएसएस को अप्लाई कैसे करते हैं, थोड़ा इंप्लीमेंटेशन पार्ट को देखते हैं। देखो इंप्लीमेंटेशन पार्ट भी बहुत ईजी है, सब चीज़ें हम लोग को डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाती हैं। डॉक्यूमेंटेशन कैसे रीड करें, कुछ नहीं, बस उसकी वेबसाइट पर जाके देखते हैं। तो चलो टेलविंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। मैं सर्च कर लेता हूँ tailwindcss.com, और जैसे ही ये वेबसाइट खुलती है हम लोग के पास यहाँ बहुत सारी चीज़ें यहाँ वहाँ की लिखी हुई हैं, बट हम लोग को मेन ध्यान देना है डॉक्स सेक्शन पे।
मैं डॉक सेक्शन पर क्लिक करता हूँ। देखो इंस्टॉलेशन प्रोसेस आ गया, गेट स्टार्टेड विद टेलविंड सीएसएस। और इंस्टॉलेशन में सबसे पहला है यूजिंग वीट, और वीट का ही तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। देखते हैं अब इसके स्टेप्स क्या क्या हैं। देखो पहला ये स्टेप कह रहा है कि npm create वीट एट द रेट लेटेस्ट। तो अब आप कहेंगे कि ये कमांड तो मैंने कहीं देखी देखी सी है। तो ये कमांड तो वही कमांड है जो हम लोग अपने वीट प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए आते हैं। तो देखो पहला स्टेप कह भी रहा है क्रिएट योर प्रोजेक्ट। अब क्रिएट क्यों करें भाई, हम लोग का प्रोजेक्ट तो पहले से क्रिएटेड है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंस्टॉल टेलविंड सीएसएस। हाँ ये हम लोग को करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग का प्रोजेक्ट सेटअप तो है बट टेलविंड सीएसएस उसके अंदर इंस्टॉल्ड नहीं है। तो कह रहा है टर्मिनल के अंदर ये कमांड को रन करवाओ। मैं टर्मिनल को इसको कॉपी करता हूँ और वापस अपने टर्मिनल को ओपन करता हूँ। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, यहाँ अपनी पहले से वो जो ऐप है वो रन कर रही है, तो मुझे इंस्टॉल भी करना है। तो मैं इस टर्मिनल पे क्लिक करके कंट्रोल सी दबाऊंगा। जैसे ही मैं कंट्रोल सी दबाऊंगा देखो मेरा वापस से फाइल का पाथ लिख के आ रहा है, मतलब हम लोग का जो सर्वर था वो बंद हो चुका है। अब अगर मैं आउटपुट देखूंगा अपना, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ एक एरर आने वाला है, या दिस साइट कैंट बी रीच, क्योंकि हम लोग ने अपना जो सर्वर था वो तो बंद कर दिया है। तो अब जब सर्वर बंद हो चुका है, मैं अपने टेलविंड को इंस्टॉल करता हूँ और एंटर पे क्लिक कर देता हूँ। देखो लिखा है npm इंस्टॉल टेलविंड सीएसएस। अब देखो एक चीज़ को गौर से सुनो, कोई भी चीज़ को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग के पास डॉक्यूमेंटेशन 24/7 अवेलेबल होती है। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, डॉक्यूमेंटेशन से चीज़ों को इंस्टॉल करो। कोई भी रट्टू तोता नहीं बनना चाहिए इसमें कि आपको सारी चीज़ों को याद करना है ये वो। मुझे भी ये कमांड्स नहीं याद है, मैं बस जाता हूँ इस वेबसाइट पे और उसके कमांड्स को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, एज सिंपल एज दैट। तो वही चीज़ को फॉलो करो, वही चीज़ एक अच्छा फ्लो भी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि कन्फिगर द वीट प्लगइन। और कहाँ प्लगइन करना है, वीट.config.ts। चलो पहले सबसे पहले ये फाइल ढूंढने का काम करते हैं। तो फाइल कहाँ है, देखो इतनी बड़ा फोल्डर स्ट्रक्चर है वीट.config.ts। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो सबसे नीचे एक फाइल है वीट.config.js। टीएस नाम से तो नहीं है। अब देखो टीएस अगर आप लोग ने चीज़ों को एक्सप्लोर किया होगा तो टीएस जो है वो टाइप स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है, और हम लोग ने वेरिएंट में जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट किया था। तो जाहिर सी बात है वीट.config.js फाइल का नाम होने वाला है। ठीक है, अब चेंजेस क्या करना है, देखो ये जो दो इसने हाईलाइटेड पोर्शन दिए हैं, बस उस पोर्शन को मैं कॉपी करूंगा और अपने इस कोड में पेस्ट करूंगा। देखो मैंने इधर पेस्ट कर दिया टेलविंड सीएसएस को। और आगे क्या कहता है कि प्लगइन के अंदर टेलविंड सीएसएस को ऐड करो। देखो यहाँ प्लगइन के अंदर पहले से रिएक्ट एडेड है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्ट को हटा देना है, रिएक्ट हटा देंगे तो वो फिर काम ही कैसे करेगा। तो अब मैं करूँगा क्या कि मैं इसमें देखो एक एरे फॉर्मेट में है, तो मैं इसमें एक कॉमा लगाऊंगा और कह देता हूँ टेलविंड सीएसएस वाले फंक्शन को मैं रन करवा दूंगा। जैसे इसमें लिखा है एग्जैक्टली वैसे ही मैंने इसमें भी लिख दिया। तो ये दो पार्ट मैंने कर लिए। ठीक है, अब आगे क्या, वो कह रहा है ऐड @import टू योर CSS फाइल दैट imports tailwind CSS। ठीक है चलो, ये इसको मुझे पेस्ट करना है कोई CSS फाइल में, बट कौन सी CSS फाइल। अब देखो अगर हल्का सा भी हम लोग लॉजिक का इस्तेमाल करें तो एक ऐसी फाइल होनी चाहिए। देखो टेलविंड सीएसएस हम लोग पूरे प्रोजेक्ट में अप्लाई करने वाले हैं, तो इसका जो इंपोर्ट है वो एक ऐसी फाइल में होना चाहिए जिसमें पूरे प्रोजेक्ट में एक्सेस है। तो पूरे प्रोजेक्ट में एक ही सीएसएस फाइल है जो कि है index.css, जिसमें सब जगह एक्सेस है। ये मुझे कैसे पता, main.jsx से, क्योंकि main.jsx में index.css वाली फाइल लिंक्ड है। इसका मतलब उसके अंदर पूरा चीज़ों का एक्सेस है। तो मैं index.css में इस चीज़ को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। देखो इंपोर्ट टेलविंड सीएसएस, बस इतना छोटा सा मैंने पेस्ट किया। मैं चाहूँ तो इसको हटा भी सकता हूँ, फिलहाल मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब वो चीज़ हटी गई समझो। चलो हटा ही देता हूँ, ये किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। मैंने यहाँ एक सिंपल सी लाइन लिख रखी है। ठीक है चलो अब आगे देखते हैं क्या है। आगे वो कह रहा है कि npm रन डेव कर दो, मतलब वापस से सर्वर को स्टार्ट कर दो। तो ये काम तो बड़ा ही ईजी है। तो अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं वापस। कैसे स्टार्ट करेंगे कि मैंने अपना टर्मिनल ओपन किया, और टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं यहाँ पहली कमांड रन करता हूँ वापस npm रन dev। इससे हम लोग का सर्वर वापस स्टार्ट हो जाएगा, और वापस स्टार्ट हो गया। देखो वापस उसने वही यूआरएल दे दिया। अब अगर मैं यहाँ के रिफ्रेश करूँ तो हम लोग की वेबसाइट अब वापस से काम करने लग गई है। ठीक है, देखो अब स्टाइलिंग हट चुकी है क्योंकि मैंने index.css वाली फाइल से चीज़ों को हटा दिया था। ठीक है, बट हम लोग अब टेलविंड सीएसएस को अप्लाई करते हैं। टेलविंड सीएसएस कैसे अप्लाई करते हैं, बहुत ही ईजी है। वो तो app.jsx में आ गया। अब मुझे उसको अप्लाई करने के लिए सिंपली क्लासेस प्रोवाइड करनी है।
कैसे क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। देखो, टर्मिनल को हाइड करता हूँ, इसको भी हाइड कर देता हूँ और थोड़ा इसको जूम इन कर लेता हूँ। ये हम लोग का पेरेंट डिव था। मैं कहता हूँ इसको मैं क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। इसमें क्लासेस नहीं, इसमें क्लास नेम होती है। सबसे पहली बात इसका ध्यान देना है, क्लास नेम में जो भी टेलविंड की क्लासेस हैं उसको मैं यहाँ सिंपली लिखते चला जाऊंगा। जैसे एक क्लास है बीजी जिंक 600, मतलब ये बैकग्राउंड बेसिकली सेट कर रहा है। तो अब अगर मैं आउटपुट देखूं तो ये बैकग्राउंड सेट हो रहा है। इसका मतलब हम लोग की जो टेलविंड सीएसएस है वो भी प्रॉपरली काम कर रही है। देखो, एकदम परफेक्ट। टेक्स्ट वाइट कर देता हूँ तो टेक्स्ट का कलर भी वाइट हो गया है, बहुत बेहतरीन। पैडिंग 4 कर दिया और हाइट में कह देता हूँ स्क्रीन कर दो। देखो, सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली काम कर रही हैं। टेलविंड सीएसएस भी एकदम अच्छे से काम कर रहा है, सब चीज़ें एकदम बेहतरीन काम कर रही हैं। तो जो आखिरी मेथड था हम लोग का, वो भी अब हम लोग ने इसको कवर कर लिया है। तो अब हम लोग बात करते हैं लास्ट टॉपिक पे, जिसका है कंपैरिजन, कि कब और कौन सा यूज़ करना चाहिए, ये चीज़ को देखते हैं। देखो, बहुत ही सब तरीके हम लोगों ने जो देखे, सब तरीके अपने अपने में बेस्ट हैं। सबके अपने अपने फ़ायदे हैं, सबके अपने अपने नुकसान हैं। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कब और कौन सी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इनलाइन सीएसएस की, तो इनलाइन सीएसएस जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, उस केस में आप इनलाइन सीएसएस का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी क्विक और इजी इनलाइन स्टाइलिंग कर लेंगे आप, आपका काम काफ़ी ज़्यादा इजीली ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जैसे जैसे प्रोजेक्ट का लेवल्स बढ़ता है, उस केस में आपको एक्सटर्नल सीएसएस में शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा क्लियर वे में हम लोग लिखेंगे। थोड़े मीडियम टू स्मॉल लेवल प्रोजेक्ट्स में हम लोग उस चीज़ों का यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग को थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ता है एक्सटर्नल सीएसएस में, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को इनलाइन सीएसएस में प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकता। और अगर मैं कर भी सकता हूँ तो मेरा कोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेस हो जाएगा। उस चीज़ ना हो, इसलिए मैं एक्सटर्नल सीएसएस पे शिफ्ट करता हूँ। थर्ड, अब देखो, जो मैंने पहले बताया था कि अगर मैं एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ कर रहा हूँ तो हो सकता है बहुत बार क्लासेस जो हैं वो क्लैश करें। उस क्लैश से बचने के लिए मैं सीएसएस मॉड्यूल्स का यूज़ करता हूँ। ये हम लोग को उस स्कोपिंग से बचाता है, कि मतलब वो बार बार क्लैश होने से बचाता है। तो अगर एक मीडियम लेवल प्रोजेक्ट है तो उस केस में आप सीएसएस मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। या अगर आप सीएसएस मॉड्यूल से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप एक बड़ा प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। बट रिकमेंडेड ये होता है कि जब आप बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जब आप एक इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस केस में टेलविंड सीएसएस का ही यूज़ करो। टेलविंड सीएसएस में बहुत ही ज़्यादा स्पीड, कंसिस्टेंसी और काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं काफ़ी ईजिली। इसलिए रिएक्ट में टेलविंड सीएसएस सबसे ज़्यादा पावरफुल साबित होता है। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक डिफरेंस। तो इस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानी, कैसे सीएसएस को इम्प्लीमेंट करते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर हैं आप, तो अगर आप सीएसएस अप्लाई करना नहीं जानते तो आप फिर क्या ही जानते हैं। तो इस वजह से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और सीएसएस अप्लाई करना आपको हर तरीके से आ चुका है। इनलाइन सीएसएस, एक्सटर्नल मॉड्यूल्स या टेलविंड सीएसएस हो, जैसा आपका यूज़ हो उस हिसाब से चीज़ों को यूज़ करें। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो एक छोटी सी प्रोजेक्ट वीडियो होने वाली है, जिसमें हम लोग एक चीज़ों को क्रिएट कर रहे होंगे। सीएसएस को अप्लाई कर करके एक बेसिक सा यूआई क्रिएट करेंगे। उसमें हम लोग चीज़ों को थोड़ा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम लोग चीज़ों को सीएसएस यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बट उसके साथ साथ आप उससे पहले एक अपना खुद की प्रैक्टिस के लिए कोई भी वेबसाइट की डिज़ाइन उठाइए इंटरनेट पे से और चीज़ों को बनाने की कोशिश करिए। और बाकी जब मैं वीडियो लाऊंगा उसमें हम लोग साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही कोड करते रहिए। इस प्लेलिस्ट को जितना शेयर कर पाए उतना शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये प्लेलिस्ट बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ में हम लोग करने वाले हैं। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।